आज मोनिका 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोनिका की देवरानी वंदना ने अपने हाथों से मोनिका के लिए टिफ़िन तैयार किया था। वो किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफ़िन। और मोनिका के करीब पहुंची तो मोनिका ने उसे गले लगा लिया। मोनिका की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगीं। छोटे से गांव से मायानगरी मुंबई के पौष इलाके में बहू बनकर आने वाली वंदना को अपनाने की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोनिका पीछे हटते हुए बोली, ओहो व्हाट इज दिस, ये किस जमाने में जी रही है, गंवार कहीं की। आजकल कोई पैर छूता है क्या? ये हाईटेक युग है, हाय हेलो और हग करने का ज़माना है। लगता है ये लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। अच्छा फिर तो भाभी से गले मिल लो वंदना, अजित ने हंसते हुए कहा था। वंदना आगे बढ़ी तो मोनिका ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूँगी। वंदना दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोनिका का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोनिका को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोनिका ने अपने देवर अजित की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवलीना से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजित ने उसकी एक न सुनी थी। लवलीना मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वो देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवलीना का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटे बेटियों के साथ स्वच्छंद जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवलीना फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोनिका किटी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की ज़बरदस्त शौकीन थी। वो चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई लड़की आए ताकि जेठानी देवरानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजित ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोनिका के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वो झलबुन कर रह गई। अजित तो मेडिकल का छात्र था। जब वो MBBS के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सुमित के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। वो पहली बार किसी गांव में गया था। पर्वतों की तलहटी में बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अभिजीत को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते हरे भरे खेत, खेतों में फुदकती चिड़ियाँ, हरे भरे घने वृक्षों पर कलरव करते बेहग और उनके छांव में नृत्य करते मोर, अमराइयों में कूकती कोयल आदि ने अजित को इतना प्रभावित किया कि वो शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अजित ने वंदना को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने वंदना को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजित की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने वंदना का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप वंदना थी। सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने प्रवीण के पिता शिव शंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा वंदना पंडित रामप्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज़ बहुत ही मीठी व सुरीली है। वो बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजीत, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूँगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने राम प्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है, उसके हाथ भी पीले करने हैं।
गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाए, पर उसे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। शिव शंकर प्रसाद ने अजित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजित, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिव शंकर प्रसाद की बातों से अजित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिव शंकर ने अल्पविराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहें तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजित तो उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ, शिव शंकर जी ने कहा। अजित ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गईं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजित, मैंने तो लवलीना से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर क्या समाज में हमारी नाक कटवाओगे? अरे भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवलीना पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवलीना हाय फाय। अजित तो मुस्कुराते हुए और कुछ कहने जा रहा था, मगर मोनिका ने अजित की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवलीना में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी है, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कहते हुए मोनिका मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना। तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजित के बड़े भाई रोहन ने मोनिका को समझाते हुए कहा। लेकिन तब तक मोनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद अजित अपने माता पिता को लेकर वंदना के गांव पहुंच गया। वंदना सभी को पसंद आ गई। अजित की मम्मी ने तो वंदना के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट विवाह हो गया। मोनिका की नाराजगी के बावजूद वंदना इस घर की बहू बनकर आ गई। वंदना को विवाह के पहले दिन से ही अपनी जेठानी मोनिका की नाराजगी का शिकार होना पड़ा था। वो बात बात पर वंदना पर ताने कसती थी, लेकिन वंदना ने मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वो मोनिका के तानों पर चूं तक न करती, चुपचाप सहन करती रहती। वंदना जानती थी कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सोच के लिए इस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता है, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोनिका एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी। सो वो हमेशा अपना टिफ़िन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। वंदना से मोनिका इस कदर नाराज़ थी कि वो उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोनिका के बैंक जाने के बाद ही वंदना का किचन में प्रवेश होता था। वंदना के सास ससुर मोनिका के तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे। सो वे हमेशा खामोश ही रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्दी ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने मोनिका की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। मोनिका ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से मोनिका को
नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फ़ोन आते ही अजित और वंदना तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोनिका के पति रोहन ऑफिस के काम से भोपाल गए हुए थे। अजित ने देखा कि मोनिका आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि वो अभी बेहोशी की अवस्था में है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर में कोई चोट नहीं आई, मगर वो घबराकर बेहोश हो गई हैं। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है। फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कुछ ही देर में मोनिका को होश आ गया। डॉक्टर ने अजित को इशारे से अंदर बुलाया। अजित ने मोनिका को बताया कि वे बिल्कुल ना घबराएं। उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देकर अजित को बताया कि मोनिका के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अजित ने फ़ोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोनिका को अस्पताल से छुट्टी मिली। अजित और वंदना के साथ मोनिका घर पर आई। घर के दरवाजे पर मोनिका को रोककर वंदना ने कहा, भाभी, अब तुम अपने लिए पानी का गिलास तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, सो अब आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी आपको मैं घर के अंदर आने दूंगी। ये कहने के साथ ही वंदना बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वंदना को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूमा और रुंधे कंठ से बोली, वंदना, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कहा और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो अपना भी कोई नहीं करेगा। वंदना, तुम इस घर में आया भी 7 महीने ही हुए हैं, पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे अजित की पसंद पर गर्व है। वंदना, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है, मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूर्त हो। वंदना, प्लीज़ पहले तुम मुझे माफ़ कर दो, तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसे अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना। फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? आप माफ़ी की बात करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ये तो आपका विनय है भाभी। कहते हुए वंदना ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी ख़त्म हो गई हो तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और अजित को ज़ोर से भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजित की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, ख़त्म हो गई हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए। मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए वंदना ने अपने दोनों हाथ मोनिका की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे वंदना का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गईं? अब तो मेरा हाथ छोड़ो ना। आपने कब से इसे कसकर पकड़ रखा है? आपको बैंक जाने में देर हो रही है, वंदना ने कहा। ओह सॉरी वंदना, मैं तो अतीत में पहुंच गई थी। कहते हुए मोनिका ने वंदना के हाथ से टिफ़िन लिया और अपने पति रोहन के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, साथ ही शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।